नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। जहां पूरे देश में आज मॉक ड्रिल को लेकर एक लंबी चर्चा कि किस तरह से देश तैयार है, जिला वार जो प्रशासन है उसकी आम जनता के साथ तैयारी, अगर किसी भी परिस्थिति से देश को सामना करना पड़े तो क्या कुछ हो सकता है, आम नागरिक के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और तमाम जो समाज है वो इसको लेकर किस तरह तैयारी करे। लेकिन इस बीच आधी रात को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उससे पाकिस्तान पर कितना प्रहार जो है, कितने आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं वो कहीं ना कहीं लगातार जो भारत सरकार की तरफ से और भारत में जितनी चर्चाएं थी, दबाव था कि भारत कोई प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत ऐसा जवाब देगा जिससे कोई भी, जिसका मतलब न भूतो न भविष्यति। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर न भूतो न भविष्यति है या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? कितने लोगों का नुकसान, आतंकवादियों का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और आतंकवादियों का हुआ है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विजय शंकर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज 24 जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल एंग्रेस, रेजिडेंट एडिटर न्यूज 24, पवन मिश्रा संवाददाता, कर्नल संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय जी आपसे ही करते हैं। विजय जी, सबसे पहले जिस तरह की तैयारियां इस वक्त देश में की जा रही थी, केंद्र से लेकर हर जिले तक जिस तरह की तस्वीर दिखाई जा रही थी, हम चर्चा को शुरू करें विजय जी उससे पहले कि जो पूरी जो भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में जिस तरह का पूरा ब्रीफिंग आया है कि दरअसल इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर से क्या कुछ करने में भारत सरकार कामयाब हुई है, पहले हम हमारे दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद विजय जी आप समझने की कोशिश करेंगे, शुरुआत आपसे करेंगे। तो क्या कुछ भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पहले उसको सुनते हैं हम भारत सरकार की तरफ से। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाने की बात की जा रही है, स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लगता है विजय जी कि बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, बिना तैयारी के स्टेटमेंट देने आए हैं, या फिर जिनकी जिम्मेदारी थी उनसे अलग स्टेटमेंट देने का काम किसी और को कर दिया गया। नहीं, पहले तो धन्यवाद। इसको हमें दो तरह से देखना चाहिए। जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो ऑपरेशंस डिटेल्स दिए, इससे पहले विदेश सचिव आए और उन्होंने कहा ये कार्रवाई नपी तुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। इसके एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए। ये कार्रवाई जिम्मेदारीपूर्ण है। जिम्मेदारीपूर्ण का मतलब हमने सिर्फ आतंकियों के अड्डे पर अटैक किया है, जहां हमारे पास बिल्कुल सटीक इनपुट था। एक
दूसरी चीज, नकली तुली है। हमें किसी को आगे नहीं बढ़ाना था बहुत ज्यादा, हमें वही करना था, हमें चुनकर उसी को सजा देनी थी, उन्हीं लोगों को जो हमले के लिए जिम्मेदार थे, जो टेरर एक्ट में शामिल थे। अब इस ऑपरेशंस को अगर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के देखें तो ये ऑपरेशंस क्या संदेश दे रहा है पूरे देश को? संदेश दे रहा है कि जिन लोगों ने, पहली चीज देखिए कि जिन लोगों ने पहलगाम में धर्म पूछकर टूरिस्टों की हत्या की, उसका जवाब देने के लिए किसे आगे किया गया? वहां पर भारत में धर्म नहीं देखा। इंडियन आर्मी का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही होता है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सेवा। वहां पर आती है कर्नल सोफिया कुरैशी, एयरफोर्स की आती है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो पाकिस्तान को भी एक संदेश था कि तुम्हारे यहां यानी पाकिस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा भारत में रहते हैं, और उससे भी बड़ी चीज, भारत के जो मुसलमान है वो बहुत ज्यादा वतन परस्त है। तो जो धर्म के नाम पर जो राजनीति और धर्म के नाम पर जो भड़काने का खेल हो रहा है, उसको इस ऑपरेशन के जरिए भी जवाब देने की कोशिश हुई है, एक चीज। दूसरी चीज, अक्सर कहा जाता था कि भारत किस तरह से अपने उरी के 11 दिन बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, पुलवामा के करीब 13 दिन के बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक देखा, और इस बार 15 दिन के बाद। और हम एलओसी क्रॉस करके इंडियन आर्मी मतलब जो ऑपरेशंस हुए हैं वो एलओसी क्रॉस करके हुए हैं, और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको भी क्रॉस करके हुआ है। अब इसका संदेश ये है कि अगर आतंकवादी कहीं भी छिपे हैं, हम वहां पर भीतर घुस के मारेंगे, अंदर तक घुस के मारेंगे, कहीं भी जहां पर छुपे होंगे वहां पर मारेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को हम ये भी संदेश दे रहे हैं और आतंकवादियों को कि ये नहीं होगा कि सिर्फ आप एलओसी के पास हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं तभी हम स्ट्राइक कर सकते हैं आपको हम हर स्थिति में जहां भी हो, अगर आपने भारत के खिलाफ कोई भी इस तरह का कि अगली हिमाकत की तो हम आखिरी छोर तक चुन चुन के आपको मारेंगे, जवाब देंगे। तो भारत ने ये भी एक संदेश दे दिया है वहां पे। जी, संदेश की राजनीति से पाकिस्तान तक किस तरह का असर आप देखते हैं संत पाल राघव जी? आपको क्योंकि जाना है इसलिए मैं आपसे पहले लेती हूँ, विशाल जी उसके बाद आपके पास आएंगे। संत पाल राघव जी, पाकिस्तान में इस पूरी कार्यवाही का किस तरह का असर, रिएक्शन? जी देखिए, ये ऑपरेशन था बड़ा प्लान, कैलिब्रेटेड और इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में किया गया था। भारत की जो सेना ने नभ, थल और जल, ये तीनों का इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था, और इसके अंदर भारत की जो सेना ने अदम्य शौर्य, पराक्रम, लक्ष्य और एक कैलिब्रेटेड, जिसको कि हमारा एम था आतंकवाद, बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया। इस पे एक खरोच नहीं आई। जो हमारे टारगेट से हाई वैल्यू टारगेट्स, वो 9 जगह जो स्ट्राइक किया है, ये एक आतंकवाद पर प्रचंड और प्रबल प्रहार है, नंबर 1। दूसरा, पूरे विश्व को एक मैसेज जा रहा है कि भारत एक लक्षित और ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए, उनको वैल्यू करते हुए, ऑनर करते हुए आतंकवाद पर प्रहार किया है। और इसके अंदर एस्केलेशन में नहीं जा रहा भारत। आज सक्षम है, ना कोई सिविल टारगेट्स को उसने डैमेज किया है, नंबर 1, कोई मिलिट्री टारगेट्स को भी उन्होंने नहीं लिया है, और तीसरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसको भी टच नहीं किया है। ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत ने एक अपना आतंकवाद को जो है पराजित करने के लिए ये एक बहुत बैलेंस किया है। और हमारे एनएसए साहब ने पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, और उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, चाइना की भी प्रतिक्रिया आई है, यूएन की भी प्रतिक्रिया आई है, उनको बताया गया है, और एक बहुत बैलेंस कार्रवाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से
पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ और पूरे विश्व को बधाई देना चाहता हूँ। आतंकवाद पे बहुत बैलेंस प्रहार हुआ है। अगर ये प्रहार पहले होते, अमेरिका जैसे कंट्री ने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, तो आज ये विश्व में नहीं आता। और आज हम 21st सेंचुरी में हैं। आज 21st सेंचुरी मॉडर्न सिविलाइजेशन है और हम जो देखते हैं आतंकवाद एक हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मैक्सिमम आज वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इसी को बढ़ावा देते हैं। लेकिन कुछ है आतंकवाद ये उससे डराना, धमकाना और मानवता को एक शर्मसार कर रहे हैं आतंकवाद। जी निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, हिंदुस्तान में कम से कम भारत सरकार जो है वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से, और जैसा विजय जी ने बताया कि विदेश सचिव का जो बयान है वो बहुत स्पेसिफिक है। बयान में सारी बात समाहित है कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरह से सोचता है और दुनिया में क्या संदेश देता है। विशाल जी हमारे साथ। विशाल जी, प्रोफेसर राम को सुनने के बाद प्लीज मैं आपके पास आती हूँ। आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका बहुत आभार कि आप उसके साथ भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति हमेशा से जो रही है वही इस ऑपरेशन सिंदूर में परिलक्षित की है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए मानवता के जो मापदंड हैं उनका सम्मान करते हुए एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट जो टारगेटिंग किया है, उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम जीरो टॉलरेंस टेररिस्ट पॉलिसी को यकीन करते हैं। क्योंकि टेररिस्ट जो है पूरी मानवता के लिए एक संहारक संस्थान है, इससे पूरी दुनिया त्रसित है, अमेरिका भी त्रसित है, नाटो के देश भी त्रसित हैं। और यहाँ धर्म की आड़ लेकर, उसका पखवाड़ा लेकर जिस तरह से नृशंस हत्याएं हो रही हैं, उनको एक मद्देनजर रखते हुए हमने बड़ी स्पेसिफिक पॉलिसी इसमें ली है कि चूंकि पहली बार कश्मीर में जो शांति और अमन फैल रही थी, विकास बढ़ रहा था, उसको नष्ट करने के लिए इन्होंने धर्म की आड़ लेकर ये पूछ कर के तुम्हारा धर्म क्या है, और महिलाओं को छोड़ दिया, पुरुषों को उन्होंने सिर में गोली मारी। और इससे ये पता लगता है इससे दुर्दांत कोई घटना नहीं हो सकती। उसका जवाब देना बहुत आवश्यक था और आवश्यकता के हिसाब से हमने बहुत सीमित दायरे में ये अटैक किया है। लेकिन इस सीमित दायरे में हमने लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसको क्रॉस नहीं किया है। हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास वो आकाश का संरक्षण है जिससे कि अगर पाकिस्तान कोई मिसाइल दागेगा तो हम उसको वहीं नष्ट कर देंगे। हमारे पास S-400 है, अगर पाकिस्तान ने कोई ICBM दागने की कोशिश की तो उसको उड़ी के आसमान में नष्ट कर दिया जाएगा। F-15 F-16 पर लॉक लग गया है। JF जो 35 चाइना ने उनको दी है, उसको हमारी मिसाइल, आकाश मिसाइल ने वही जमींदोज करके बता दिया है। ये बात भी अपनी जगह सही है कि स्वयं हाफिज सईद ने माना है कि उसके परिवार के 10 लोग मारे जा चुके हैं। अनुमान तो ये है लगभग 200 से 250 लोग आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार जैसा कि हमेशा तथ्यों को छुपाने की कोशिश करती है, अब वो फिर गीदड़ भपकी दे रही है। उसके पापा पर जो एटम बम रखे हुए हैं वो सोच रही है कि हम इनके धौंस देकर पूरी दुनिया को अपने पक्ष में कर देंगे, पर वो संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि अगर ये युद्ध एक्सेलरेट होता है। काम तो चल रहा है पिछले 15 दिन से लगातार, जब से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर क्या वही जवाब है विशाल एंग्रेस जी, या अभी कार्यवाही का ये एक हिस्सा भर है? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो उसको कम किसी भी तरह से नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया आधी रात के वक्त और 9 जगह पर एयर स्ट्राइक करने के बाद अब पाकिस्तान और उनकी जो कठपुतलियां, मैं तो कहूँगा कि आतंकी नहीं कठपुतलियां थी, जो पाकिस्तानी फौज के इशारे के ऊपर दंदनाती हुई कश्मीर की घाटी में फिर रही थी,
और उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, और आज सारा मामला खुलकर सामने भी आ गया कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई और उसमें भारी तादाद में इन कठपुतलियों का जो नुकसान हुआ है, और उसी नुकसान के मद्देनजर आज फौज उनके जनाजे में शामिल हो रही है, आईएसआई के अधिकारी उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो मुरीद के में जो लश्कर का कमांडर था अब्दुल रऊफ, वो मारा गया। इसी तरह बिलाल कैंप का जो आतंकी था यकूब मुगल, वो मारा गया। बड़े बड़े जो अपने आप को जिनके जो कहते थे कि उनके इशारे के ऊपर ही घाटी चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो इस हमले में मारे जा चुके हैं। बेशक भारत और पाकिस्तान अपने अपने दावे भी कर रहे हैं, लेकिन भारत द्वारा भी कूटनीतिक जो प्रयास है अलग अलग देशों के पास भेजे भी जा रहे हैं, जो अपने मैसेंजर हैं, या फिर उनके साथ सीधी एनएसए डोभाल बातचीत भी कर रहे हैं, और उनको सारी स्थितियों के ऊपर भी बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, ना कि फौज के किसी भी जो उनका ऑर्डिनेंस होता है या फिर उनका जो बेस है, उनको किसी भी तरह से कोई निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि आतंकियों को जो उनके कैंप थे, जो उनके ट्रेनिंग जहां पर वो लेते थे और इंडिया में आकर वारदात करते थे, उनको ही निशाना बनाया गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत के जो कूटनीतिक प्रयास हैं वो रंग लाएंगे भी। बेशक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा भी बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, और वहां के रक्षा मंत्री या फिर कहा जा सकता है तो जो फौज के जो जनरल हैं उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीछे की जो बड़ी ताकतें हैं जो संसार को वर्ल्ड को चलाती हैं, उनका भी कहीं ना कहीं दबाव इस समय दिखाई देने लगा है। जी, दबाव जिस तरह का है उस पर पाकिस्तान कितना दबाव में आएगा, एक सवाल तो ये, और दूसरा ये कि भारत इसके बाद आगे किस तरफ जाएगा। विजय शंकर जी, भारत का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं एक तो पहले थोड़ा सा एक चीज करेक्ट कर दूं कि हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि हाफिज सईद के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, तो हाफिज सईद नहीं, मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, एक चीज। दूसरी बात है कि इसके बाद भारत आगे क्या करेगा, तो हमें इससे एक और संदेश, जब भी कोई घटना होती है, बड़ा ऑपरेशन होता है या कोई भी चीज इस तरह की एक्टिविटीज होती है, तो उसके बाद एक बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश होती है। तो बिटवीन द लाइन हम क्या पढ़ रहे हैं? बिटवीन द लाइन हम ये पढ़ रहे हैं कि जो पाकिस्तान इतना दावा करता था कि हमारी एयरफोर्स अलर्ट है, हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार है, पीओके में इतनी आर्मी का मतलब करीब 3 डिवीजनों की खबर आई थी कि जनरल मुनीर ने बिल्कुल डिप्लॉय कर दिया है, एयरफोर्स पर को हाई अलर्ट पर रखा गया था पाकिस्तान में। इन सब के बावजूद अगर इंडिया वहां पर आराम से एयर स्ट्राइक करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस बिल्कुल ध्वस्त है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना थोथा चना बाजे खाना वाली स्थिति। तो इंडियन जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इतना तो कम से कम अनुमान लगा लिया होगा कि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो उनकी जो मतलब कहा जाए कि ग्राउंड पर भी उनकी तैयारी कुछ खास नहीं है। हमने बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक किया, वो तभी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। और इस बार अगर देखा जाए तो 22 के बाद ही, एक तरह से 22 तारीख के बाद ही माहौल पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से तनाव है बॉर्डर पर, और पाकिस्तान भी तरह तरह के बड़े बड़े दावे कर रहा था। इवन न्यूक्लियर आर्म्स यूज की भी बात उधर के कुछ लोग कर रहे थे, जो बड़े जो इस्लामाबाद में बैठते हैं। लेकिन मंत्री पाकिस्तान के खुलकर बोले कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, रक्षा मंत्री ने बाकायदा कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था जानबूझकर, लेकिन चूंकि अब रक्षा मंत्री के दावे
अगर आप देखें इस तरह से हैं, वहां के विदेश मंत्री क्या कहते हैं, वहां के गृह मंत्री क्या कहते हैं, अगर उनकी बात को अगर हम लोग अगर उसका एनालिसिस करें तो बहुत ही बचकानी हरकत सी लगती है जो बातें वो कहते हैं। तो इसलिए हमने नाम लेना उनका उचित नहीं समझा। लेकिन जब आर्मी कहीं कोई बात कहती है, आर्मी चीफ कहीं कोई बात कहता है तो उसकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। जब आर्मी चीफ के दावे में, आर्मी के दावे में कुछ नहीं रहा है उनका, यानी पाकिस्तान की फौज आज की तारीख में बिल्कुल खोखली है, न वो जमीन से अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने की स्थिति में है, न एयर से। ये बात बिल्कुल खुल करके सामने आ गई है। और अगर किसी भी स्थिति में अगर युद्ध की स्थिति बनती है, कोई चीज बनती है, तो ये पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है, जान गई होगी अच्छी तरह से कि वो ज्यादा दिन टिकने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में वो भी पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन बड़ा नहीं आएगा। वो अपने यहाँ, उनको चूंकि उनके यहाँ एक अनरेस्ट है, उनको कुछ ना कुछ अपने लोगों को कहना है, तो वो बाद में हो सकता है इसको इस तरह से डैमेज कंट्रोल करें, कुछ दिखाने के लिए कि हम भी कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि चुपचाप बैठने में ही भलाई है, इसी में उनकी बेहतरी है, पाकिस्तान की बेहतरी है। बिल्कुल, लेकिन चुपचाप बैठने का विकल्प पाकिस्तान चुनना कभी नहीं चाहता है। बात ये है संत पाल राघव जी कि पाकिस्तान इस स्थिति में आ जाएगा, ये पाकिस्तान ने सोचा नहीं था, पाकिस्तान की कल्पना से परे था, या पाकिस्तान की तैयारियां नहीं थी, या पाकिस्तान बस ऐसे ही, जैसा विजय जी ने कहा कि उनकी बातों पे चर्चा करना बेमानी है, तो पाकिस्तान की सरकार या सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान और एक्शन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऑडियो ऑन करिए संतपाल जी आप अपना। जी, पाकिस्तान के अंदर आज आतंकवाद का काफी प्रेशर है। जो आतंकवाद के आका हैं, जो लीडर्स हैं, उनका गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, आर्मी के ऊपर भी प्रेशर है, और आम नागरिक को भी वो दबा के रख रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं, उसका ये है कि उनको ये सब मालूम है, लेकिन उनकी ना तो गवर्नमेंट अपना एग्जर्ट कर सकती है प्रेशर, ना ही आर्मी उन पे एग्जर्ट कर रही है प्रेशर, और उनको जो है फंडिंग जो करती है वो गवर्नमेंट भी करती है, आर्मी भी करती है, आईएसआई भी करती है, बिकॉज इसकी जो डीप रूट्स है, जनरल जिया उल हक, उसने जब जनरल मुशर्रफ कर्नल रैंक में थे, एसएससी थे, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन इनको पूरा मदद किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के साथ हम नहीं जीत सकते, 1000 cuts and bleed the India, नंबर 1। नंबर 2 इज ए लो कॉस्टिंग वॉर। ये पिछले 35 वर्ष से जेएंडके के अंदर है, और ये दिल्ली और अदर बॉम्बे यहाँ तक भी जो है इन्होंने अपना किया है, लो कॉस्टिंग है। इसको विश्व के लोगों ने, अमेरिका ने जब सीरियस लिया, जब उनके ऊपर अटैक्स आए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान के अंदर बेबसी है, और वो ना चाहते हुए भी इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे गवर्नमेंट देश के हर एक प्रत्येक नागरिक, कश्मीर की कन्याकुमारी, विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म में, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, और ये मानवता के लिए कलंक है, और इसका जो है नेस्तनाबूद होना चाहिए। आतंक का कहीं भी कोई 21st सेंचुरी में कोई स्थान नहीं है। जी जी प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, भारत सरकार की तरफ से जिस तरह की तैयारियां चल रही थी, उसमें ये सोचा जा सकता था कि वो इस तरह का कदम उठाएंगी, पाकिस्तान को सिर्फ एक आतंकवादियों को निशाना बनाकर संदेश पूरी दुनिया को भारत सरकार ने दिया, लेकिन क्या यहीं पर रुक जाएगा भारत, या फिर जिस तरह की तैयारियां देश में चल रही है, ये सिर्फ उसका एक कदम भर है, और अभी पाकिस्तान को और देखना होगा
कि भारत की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? और ज्यादा सतर्क पाकिस्तान को रहना होगा और भारत सरकार को और तैयारियां करनी होंगी। मतलब अभी इस वक्त आज के हालात को देखकर क्या समझ में आ रहा है? भारत सरकार की ब्रीफिंग सुनने के बाद क्या लग रहा है? आतंकवादियों को संदेश देने के लिए ये काफी है? ये काफी नहीं है। आतंकवादियों को हमारा संकल्प है कि जहां कहीं भी आतंकवाद छिपा हुआ है उसको मिट्टी में मिटा देंगे। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनको पकड़ पकड़ कर उनको खत्म करेंगे। तो ये वर्तमान स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी मात्र है, क्योंकि इसका डोजियर जो हमने तैयार किया है, जिसको आज मिस्त्री साहब ने डिस्प्ले भी किया है, ये पूरी दुनिया में भेज दिया गया है। लोगों को बता दिया गया है कि हमारा अटेम्प्ट जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, हमारी और किसी के साथ खिलाफत नहीं है। यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं, मेरा रीडिंग अपना जो कहता है, अभी तक मेरा आकलन बिल्कुल सही निकला है। अब हमारी जो CCS की मीटिंग हुई थी उसके पूर्व मुझसे जब पूछा गया था कि भारत क्या कदम उठा सकता है, मैंने वही बातें बताई थी जो भारत ने कदम उठाया। व्यापार बंद करना, वीजा बंद करना, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करना, इंडो सिंधु ट्रीटी बंद करना। और इसके बाद जब पूछा गया है 10 दिन बाद कि भाई अभी तक तो भारत ने कुछ किया नहीं है, मैंने कहा इंतजार कीजिए, 72 आवर्स में पता लग जाएगा। और सच में पता लग गया। अब मेरा आकलन ये बताता है कि पाकिस्तान फिलहाल 2 दिन कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, क्योंकि 9 तारीख को IMF की मीटिंग है, उसको वहां जवाब देना है, उसको वहां से कर्ज लेना है, उसको वहां से फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करना है। जब वो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल की पोजीशन ये है, पाकिस्तान के आधे से ज्यादा फौजी अफसरानों ने अपने बीवी बच्चों को सबको जो है इंग्लैंड और अरेबिक कंट्रीज पहुंचा दिया है। ना केवल उन्होंने बल्कि पॉलिटिशियंस ने भी पहुंचा दिया है। आज जिस देश में 2 करोड़ 20 लाख लोग भिखमंगे अकेले पाकिस्तान में हैं, ये उनकी पार्लियामेंट में कहा गया है, 2 करोड़ 20 लाख। और विदेशों की हालत ये है कि उनका जो अब्बा समझा जाता था सऊदी अरब, वहां से 45 हजार के ट्रिप में भिखारियों को पकड़ पकड़ कर जो हज के लिए जाते थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, उनको लात मार के निकाल दिया गया। आज वहां पाकिस्तान में कितनी दुर्दशा है, न खाने के लिए न पीने के लिए, दवाइयां नहीं है। दवाइयां 90% भारत से जाया करती थी, भारत सरकार ने उन पर रोक लगा दी है। अब तो वहां पर स्थिति ये है कि फौज के पास 4 दिन से ज्यादा ईंधन नहीं है, वो लड़ नहीं सकता है। के बावजूद भी 9 तारीख के बाद अपनी नाक बचाने के लिए कुछ न कुछ रिटेलिएट करेगा। वो क्या करेगा? एक तो मिसाइल छोड़ेगा, लेकिन हमको सीमावर्ती राज्यों को सतर्क रहना पड़ेगा। उससे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके जो स्लीपर सेल हमारे यहाँ छुपे हुए हैं, जो समय समय पर एक सर्प की तरह जहर उगला करते हैं भारत की एकता, अखंडता और संविधान को नष्ट करने के लिए। और उसमें सबसे अधिक संवेदनशील अपना ये उत्तर प्रदेश भी है और उत्तरांचल भी है, क्योंकि ये ससेप्टिबल है। इसलिए अब हम आम नागरिक की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं भी अगर कोई हमको सस्पेक्टेड आइटम मिले उसकी तत्काल सूचना करें। सिविल डिफेंस बहुत जरूरी है, ना केवल तैयारियां तो भारत में चल ही रही है। सरकार के स्तर पर भी हर जिले में जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया जा रहा है कि कैसे उन्हें अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उससे निपटना है। लेकिन बॉर्डर पर सामरिक रूप से जो जवाब दिया गया है ये काफी नहीं है। प्रोफेसर राम की बात को समझा जाए। विशाल एंग्रेज जी, जिस तरह से इस वक्त भारत सरकार ने जवाब दिया, पाकिस्तान को कानो कान खबर तक नहीं हुई, किसी तरह का कोई उनका तैयारी मैनेजमेंट नहीं था। क्या भारत की ये रणनीति का हिस्सा निश्चित रूप से था, इसीलिए ऐसा किया? तो भारत की आगे की रणनीति को लेकर कुछ खबरें अंदर से कि भाई और क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से किया जा सकता है, इस तरह की और आतंकी ठिकाने जो हैं वो कौन कौन से? क्योंकि पीओके को लेकर बहुत बात हो रही थी कि पीओके पर इस बार भारत जो है वो कड़ा रुख दिखाएगा, और क्योंकि ये मौका है तो कहीं न कहीं पीओके को लेकर आर पार की स्थिति इस बार हो सकती है। देखिए, आर पार की स्थिति धीरे धीरे पैदा होती हुई दिखाई भी दे रही है। और जिस तरह से भारत ने चाहे वो एयर स्ट्राइक की है, इससे पहले वाटर स्ट्राइक कर चुका है भारत,
इससे पहले फाइनेंशियल स्ट्राइक कर चुका है और पाकिस्तान को चारों ओर से भारत ने घेरा हुआ है। बेशक चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत इस बात में जो कूटनीतिक भारत की कूटनीति है उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बेशक कल से ही लगातार जो जम्मू का एरिया है, जहाँ फिर कश्मीर का एरिया है, वहां से पाकिस्तान की सेना ने लगातार ही जो गोलाबारी शुरू की हुई है और जो मोर्टार है लगातार शेल भारत की ओर गिराए भी जा रहे हैं। और आज पुंछ में तो एक गुरुद्वारा साहिब को निशाना बनाकर गिराया गया, जहां पर तीन जो एक पाठी थे जो कीर्तन करते थे और 3 लोगों की वहां पर मौत तक हो गई है और किसी को भी ये बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे और लगातार ही जैसे आग बरसती है वैसे ही गोले वहां पर बरसाए भी जा रहे हैं और भारतीय जो फौज है वो लगातार मुंह तोड़ जवाब देती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो पंजाब का एरिया है, इसी तरह जम्मू का एरिया आ गया, पंजाब से आगे राजस्थान आ गया, जो साथ साथ बॉर्डर पंजाब का 500 किलोमीटर के करीब बॉर्डर है, सारे का सारा जो बॉर्डर है पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। लेकिन भारत इस बात में पाकिस्तान को चकमा देने में कामयाब रहा कि इधर पाकिस्तान की निगाहें भारत की जो जहां पर ब्लैकआउट होना था, जहां जंग के मद्देनजर जो भी स्टेप उठाए जा रहे थे, पाकिस्तान का सारा ध्यान उधर लगा हुआ था। लेकिन ऐन रात को किसी को कानो कान खबर बहुत नहीं हुई इम्पोर्टेंट बात, कि 9 एक बहुत जो इम्पोर्टेंट ठिकाने। बात विशाल जी बहुत इम्पोर्टेंट बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, संकेत दिया है कि भारत सरकार ने सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान को इस तरफ उलझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन सामरिक युद्ध के मैदान में तो इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। विजय शंकर जी, क्या पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं है या नहीं था? एक बहुत मतलब एक लंबे संघर्ष से निकला है पाकिस्तान भी, भले ही वो संघर्ष गलत रास्ते के साथ हुआ है, लेकिन बार बार युद्ध और लाइन ऑफ कंट्रोल और तमाम इस तरह की जो परेशानियों से तो दो चार लगातार होना पड़ा है, कभी भारत के साथ कभी और। तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना इस बात का इल्म नहीं कर पाई, पाकिस्तान की सरकार इस बात को समझ नहीं पाई कि अगर भारत गांव के स्तर पर, जिलों के स्तर पर, शहरों के स्तर पर इस तरह की तैयारियां कर रहा है तो बॉर्डर पर भी कुछ तो कर रहा होगा। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान को इल्म हुआ या नहीं हुआ, इसको जरा थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है, हम लोग थोड़ा सा अगर पाकिस्तान के नक्शे को अगर देखिए तो जो पश्चिम हिस्से में है, पश्चिम उत्तर में देखिए खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर लड़ रही है पाकिस्तान की आर्मी। कहने को तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वहां के 80% इलाके में नहीं जा घुस सकती। टीटीपी से वहां पर लगातार संघर्ष चल रहा है। उसके नीचे आ जाइए, उसी पश्चिमी हिस्से में बलूचिस्तान में लगातार रिवोल्ट चल रहा है। वहां के 90% इलाके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी की बिल्कुल एक्सेस नहीं है, घुस नहीं सकती। वहां पर जो पाकिस्तानी पैरामिलिट्री के जवान है, उन्होंने ड्यूटी करने तक से मना कर दिया है कि हमारी जान माल को खतरा है। तो ये तो पश्चिम का हिस्सा हो गया जो डूरंट लाइन से पूरा लगता है। अगर दूसरे हिस्से में जो भारत से लगी सरहद है, यहां भी तनाव है, वहां लगातार जूझ रहा है पाकिस्तान लंबे समय से। तो पाकिस्तान को इल्म तो है, पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर हम भारत की तरफ देखते हैं तो इधर अगर थोड़ा भी करेंगे तो इधर भी, इधर यानी पीओके से लेकर के बाकी इलाका निकल सकता है हाथ से, उधर करेंगे तो टीटीपी बलूचिस्तान के हाथ से निकलने का खतरा है। तो पाकिस्तान की एक तरह से गर्दन पूरी तरह से फंसी हुई है इंटरनल चीजों में। एक चीज, दूसरी चीजें जो मॉक ड्रिल और बाकी चीजें हैं, भारत पूरी के स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है हमेशा, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है। हम तो हमारी जो तैयारी है वो आगे की तैयारी है कि अगर हो गया वर्स्ट, कहते हैं ना सबसे बुरी स्थिति, अगर बुरी स्थिति होगी तो क्या हो सकता है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे। और हमें इस बात का भी इल्म है, हमारी फौज को इल्म है और एक कैलकुलेशन होगा कि पाकिस्तान शायद
हमारी मतलब कि फुल स्केल वार के लिए तो कभी उतरेगा नहीं। तो छोटे मोटे मैंने उस पे कहते हैं कि जो झड़पें हैं वो एलओसी पर हो सकती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो सकती हैं, और पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि उसका वजूद ही खतरे में है। एक चीज। दूसरी चीज जब आपने पूछी, मैं उसको थोड़ा सा और आगे उसमें बढ़ा दूं कि अब आगे क्या होगा पाकिस्तान, जो अधूरी रह गई थी। इसके बाद 2-3 चीजें होंगी जो मुझे दिख रहा है एक लंबे। पहली चीज तो ये होगी कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है और आर्मी है उसके बीच टकराव होगा। सिविलियन गवर्नमेंट कहेगी कि आर्मी यानी जनरल मुनीर आप कुछ नहीं कर पाए। जनरल मुनीर के खिलाफ भी वहां की आर्मी में रिवोल्ट है, और मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो ओपन लेटर लिख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब शेर की सवारी कर रहे हैं जनरल मुनीर। एक तो उनकी ऐसी ही रिपुटेशन खत्म हो गई कि भारत ने स्ट्राइक कर दिया 9 जगहों पे, और वो देखते रह गए, उनकी एयरफोर्स देखती रह गई, उनकी आर्मी देखती रह गई। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो सिविलियन गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ की सरकार को भीतर खाने पूरे देश पर संकट का हवाला देते हुए उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, या पाकिस्तान के इतिहास के अनुरूप तख्ता पलट जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती है। एक चीज। लेकिन ये भी जान रहे हैं जनरल मुनीर कि पाकिस्तान को आज की तारीख में विदेशों से समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में एक तस्वीर ये भी बन सकती है कि शहबाज शरीफ किसी तरह से उन्हें मनाए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप इस्तीफा दे दो या आप साइड हो जाओ। लेकिन इसमें डर यह है कि क्या इसके लिए जनरल मुनीर तैयार होंगे। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कब क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान बिल्कुल एक अनिश्चितता के दौर में है, और कल क्या होगा और पाकिस्तान इस डर और भय संशय की स्थिति में किस तरह का डिसीजन लेगा, इसकी भविष्यवाणी करना भी थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। मुश्किल है। लेकिन एक बात तो साफ है आप सबसे बात करने के बाद, वो ये कि पाकिस्तान को बहुत फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है, और हिंदुस्तान उन्हीं सब फ्रंट को ध्यान में रखते हुए अपने फ्रंट खोल रहा है। जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ है उससे जनता को मैसेज संदेश साफ हो गया है कि भारत सरकार आतंकवादियों को जवाब देने के लिए तत्पर है। अब जनता इस रिस्पॉन्स को देखने के बाद किस तरह से खुद को तैयार करती है, और भारत सरकार आने वाले दिनों में और क्या कुछ कदम उठाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त भारत सरकार ने एक संदेश हिंदुस्तान की आवाम को और एक संदेश दुनिया को दे दिया है, और पाकिस्तान को तो सीधा सीधा उनके घर में घुसकर एक तरह से जिस तरह की कार्रवाई की गई है, आतंकियों को ठिकाने लगाने का जो काम किया है, अभी शुरुआत है। कितना आगे बढ़ते हैं, कितना इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान दुनिया का साथ ले पाता है, आने वाले दिनों में हमारी नजर और खबर जरूर आप तक पहुंचती रहेगी। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।